प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जो नेक्स्ट लेसन है अपना वो है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। तो देखो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है अपना रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। तो रासायनिक बलगतिकी जो क्या होती है, रासायनिक मतलब केमिकल प्लस बल, फोर्सेस और गति की मोमेंट। तो देखो होता क्या है, रासायनिक है मतलब पार्ट ऑफ ए केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, बल और गति की इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। और ये किस पर लगती है, किसी अभिक्रिया पर लगती है। तो इसकी डेफिनेशन की यदि बात करते हैं तो क्या होती है, ये रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग इसको प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। तो रासायनिक बल गतिकी जो थी ये क्या थी, रसायन विज्ञान की एक शाखा थी। और कौन सी शाखा थी, वह शाखा थी जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग इसको प्रभावित करने वाले कारकों और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। अब जो फर्स्ट पॉइंट है अपने पास में, वो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें अभिक्रिया वेग। तो देखते हैं अभिक्रिया वेग होता क्या है। अभिक्रिया चलती है तो क्रियाकारक होते हैं वो किस में बदलते हैं, उत्पाद में बदलते हैं। तो उस स्थिति में जो अब क्रियाकारक के उत्पाद में बदलने की दर है उसको दिखाया जाता है अभिक्रिया वेग के द्वारा। तो अपने पास में जो पॉइंट आता है वो है रिएक्शन वेग, अभिक्रिया वेग। देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, एकांक समय में मतलब इकाई समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो अभिक्रिया वेग को यदि अपने को लिखना है तो अभिक्रिया वेग क्या आएगा, क्रियाकारक ओब्लिक उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, इसको दिखाया जाता है अभिक्रिया वेग के द्वारा। तो क्या कह सकते हैं कि एकांक समय में या इकाई समय में किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में होने वाला परिवर्तन उस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग कहलाता है। यदि सांद्रता है उसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, c से, और समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, t से। तो उस स्थिति में सांद्रता में परिवर्तन डेल c हो जाएगा, परिवर्तन में लगा समय क्या हो जाएगा, डेल t। तो क्या आ जाएगा, रिएक्शन वेग इज इक्वल देन डेल c अपॉन डेल t। डेल c यहाँ पर क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है और डेल t इस परिवर्तन में लगा हुआ समय है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया वेग को डिफाइन किया जाता है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए कि क्रियाकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, जब प्रोडक्ट में बदलते हैं तो इनकी सांद्रता में होती है कमी और प्रोडक्ट की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि। तो इस स्थिति में यदि अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करना है तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, अभिक्रिया वेग बराबर प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। यहाँ पर प्लस का जो चिन्ह है वो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित करेगा और माइनस का चिन्ह है ये क्रियाकारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। तो ये तो हुई अपने पास में अभिक्रिया वेग की बात। अब यदि अभिक्रिया वेग की इकाई की बात करते हैं, रिएक्शन वेग की इकाई, तो देखिए ऊपर आ रहा है सांद्रता और नीचे क्या आ रहा है अपने पास में, समय। सांद्रता किस में दिखाते हैं अपन, मोल प्रति लीटर, और समय को किस में दिखा रहे हैं, सेकंड में। तो क्या हो जाएगा इकाई, मोल
लीटर इनवर्स और साथ में क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये किसकी इकाई हो जाएगी, अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। कई बार पूछता है अभिक्रिया वेग की इकाई लिखिए, तो आपको सीधा इकाई लिखना होता है। आधे नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें मात्रक की इकाई पूछते हैं। तो अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब यदि किसी अभिक्रिया की प्रगति की बात करते हैं तो देखो प्रगति कैसे होती है। मान लो कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उस स्थिति में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता और समय के मध्य यदि वक्र देखते हैं तो रिएक्शन के प्रारंभ में क्या होता है, क्रियाकारकों की सांद्रता अधिक होती है, तो क्रियाकारक धीरे धीरे किसमें बदलते हैं, उत्पाद में बदलते हैं। तो क्रियाकारकों की सांद्रता अधिक थी, ये धीरे धीरे उत्पाद में बदलेंगे तो इनकी सांद्रता में क्या होगी, कमी। रिएक्शन के प्रारंभ में जब रिएक्शन शुरू नहीं होती है उस टाइम उत्पाद की सांद्रता कितनी होती है, शून्य, उत्पाद बनते ही नहीं है। तो उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में शून्य होती है और धीरे धीरे क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट किस में बदलते हैं, प्रोडक्ट में बदलते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये दोनों परस्पर साम्य में हो जाते हैं और ये जो वक्र होते हैं ये अनंत स्पर्शी होते हुए सीधे चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो किसके लिए है अपने पास में, प्रोडक्ट के लिए वक्र है, और ये किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए वक्र है। तो अपन ने क्या देखा कि धीरे धीरे क्रियाकारक जब उत्पाद में बदलते हैं तो क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती जाती है, वृद्धि। तो क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अभिक्रिया का वेग कभी भी नियत नहीं होता है, मतलब समय के साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है। और जब अभिक्रिया का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो उस स्थिति में जो अभिक्रिया वेग है उसको प्रदर्शित करने के लिए अपन दो पद काम में लेते हैं। फर्स्ट तो होता है अपने पास में औसत वेग और सेकंड होता है अपने पास में तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तो इन दोनों पदों की बात करते हैं। औसत वेग क्या होता है और तात्क्षणिक वेग क्या होता है। देखो औसत जैसे नाम से ही लगता है कि ये क्या होता है, एक औसत होता है। तो औसत में क्या देखते हैं अपन कि कोई भी जो निश्चित समय अंतराल होता है उस समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, निश्चित समयांतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस है। यदि अभिक्रिया वेग की बात करें तो एकांक समय में और औसत वेग की बात करते हैं तो निश्चित समय अंतराल में। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो ग्राफ है अपने पास में इसको उठाते हैं और किसके लिए लिखते हैं, इधर कंसंट्रेशन ले रहे हैं और इधर क्या ले रहे हैं, समय। तो रिएक्टेंट की यदि बात करें तो इस प्रकार से वक्र अपने को प्राप्त होता है। तो मान लो इसमें दो समय देखते हैं अपन, जिसमें क्या देखते हैं, इनके संगत जो क्रियाकारक है उसकी सांद्रता देखते हैं। तो ये जो पहला समय था इसको अपन ने दिखा दिया t से, दूसरा समय है इसको दिखा दिया t2 से। इसी प्रकार से प्रारंभ में सांद्रता C1 दिखा दी इस समय पर, T1 समय पर, और T2 समय पर क्या दिखाएंगे अपन, C2। तो इन दोनों का जो अंतर है ये आएगा डेल टी, निश्चित समय अंतराल। और इस निश्चित समय अंतराल में सांद्रता में परिवर्तन कितना हो रहा है, इन दोनों के बीच में, तो ये क्या होगा, डेल सी। तो इस स्थिति में जो औसत वेग होगा ये क्या आ जाएगा अपने पास में, चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं C2 माइनस C1 बटे T2 माइनस T1 बराबर क्या लिखा जा सकता है, डेल C बटे डेल T। और अभिकारक और उत्पाद यदि दोनों के संदर्भ में लिखना है तो किस प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे रिएक्शन वेग में देखा था। तो औसत वेग बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस वही डेल C अपॉन डेल T। प्लस किसको दिखा रहा है यहाँ पर, जो उत्पाद है उसकी सांद्रता में वृद्धि को, और माइनस किसको दिखा रहा है, क्रियाकारक जो होते हैं उनकी सांद्रता में कमी को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से अपन क्या दिखते हैं, किसी भी अभिक्रिया के लिए औसत वेग का जो पद होता है उसको लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट बचा है वो है अपने पास में तात्क्षणिक वेग। देखो तात्क्षणिक वेग जैसे नाम से स्पष्ट है, क्या होता है, क्षण विशेष
या किसी समय विशेष पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और यदि तात्क्षणिक वेग अपने को ज्ञात करना है तो ये जो ग्राफ है इस प्रकार से चल रही है, तो इसके सापेक्ष अपने को जिस समय पर वेग ज्ञात करना है उसके सापेक्ष एक बिंदु अंकित करना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, कोई भी जो अभिक्रिया है उसमें सांद्रता और समय के मध्य वक्र खींचते हैं। ये रिएक्टेंट के लिए वक्र है अपने पास में। इस पर क्या करते हैं अपन, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और ये स्पर्श रेखा मतलब इस पर एक बिंदु अंकित किया अपन ने वक्र में, और इस बिंदु के सापेक्ष एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये जो स्पर्श रेखा है ये किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करेगी। तो इसका जो ढाल होता है tan थीटा, वो किसको प्रदर्शित करता है, तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब तात्क्षणिक वेग अपने को ज्ञात करना होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो है सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचते हैं। इस ग्राफ में एक बिंदु अंकित करते हैं, उसके सापेक्ष स्पर्श रेखा खींचते हैं, और इस स्पर्श रेखा का ढाल ही तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। और स्पर्श रेखा का यदि ढाल देखना है तो किसके द्वारा दिखाया जाता है, इसको tan थीटा के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, तात्क्षणिक वेग को। अब देखो यहाँ पे लिमिट होती है, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग में एक डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। ये डेल टी है और ये डेल सी है। तो यहाँ पर मान लो अपन ने ये क्या किया था, एक पॉइंट अंकित किया, ये एक ग्राफ खींच दी, ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींच दी इसके सापेक्ष। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, तो डेल टी को कितना करना पड़ेगा अपने को, 0। तो इसकी लिमिट लेते हैं, डेल टी से कहाँ तक है, 0 तक। तो डेल टी से जब 0 तक लिमिट लेंगे तो समय कितना हो जाएगा, 0। तो अंतराल डेल टी का मान कितना होगा, 0। तो कोई क्षण विशेष आ जाएगा तो एक समय निकल कर आ जाएगा। तो उस स्थिति में लिमिट होती है डेल टी से कहाँ तक लेते हैं, समय की 0 तक। तो इस स्थिति में जो वेग होता है वो क्या होता है, तात्क्षणिक वेग बराबर क्या होता है, tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, जैसे अपन ने लिमिट ली है तो वैसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, और लिमिट ले लो डेल टी की 0 तक, तो क्या निकल कर आ जाएगा, बराबर प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। और ये जो होता है ये किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, मेनली प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। और जो प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी होता है ये एक तरह से अवकलित वेग समीकरण के अकॉर्डिंग ये मान निकल कर आते हैं। तो क्या कह सकते हैं, तात्क्षणिक वेग क्या होगा, किसी क्षण विशेष पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसे ज्ञात करने के लिए अभिक्रिया के लिए सांद्रता और समय के मध्य एक वक्र खींचते हैं। इस वक्र में एक बिंदु अंकित करते हैं। इस बिंदु के सापेक्ष खींची गई जो स्पर्श रेखा है उसका ढाल ही किसको प्रदर्शित करता है, तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब डेल टी का मान जो डिफरेंस है वो 0 करना है अपने को। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, डेल टी से 0 तक। तो तात्क्षणिक वेग क्या आएगा, वैसे तो वही औसत वेग के अकॉर्डिंग प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी और डेल सी अपॉन डेल टी, पर इसको 0 करना है। तो इस स्थिति में किससे दिखाते हैं इसको, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। और यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर वही प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि को, और माइनस का चिन्ह किसको प्रदर्शित करेगा, रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी को। तो ये बात हो गई अपने पास में अभिक्रिया वेग की। और वेग को प्रदर्शित करने के लिए 2 पद काम में लिए थे, एक औसत वेग था और दूसरा तात्क्षणिक वेग था। औसत वेग दोनों के मध्य डिफरेंस के अकॉर्डिंग ज्ञात हो रहा है। तात्क्षणिक वेग स्पर्श रेखा का ढाल होता है tan थीटा, वो तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। तो ये हुई अपने पास में अभिक्रिया वेग की बात। अब देखो स्टूडेंट, जो अभिक्रिया वेग है इसके बाद में अपने पास में जो पद आता है वो आता है वेग नियम। पद क्या निकल कर आता है अपने पास में, वेग नियम। या फिर यूँ भी कह सकते हैं, एक छोटा पॉइंट इसके बीच में अपन हल कर लेते हैं। वो क्या है, अभिक्रिया वेग और जो अभिक्रिया है उसकी रस समीकरण मिति के मध्य संबंध है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो पहले उसी पद को हल कर लेते हैं। रिएक्शन वेग व रिएक्शन की रस समीकरण मिति में संबंध। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है
और क्वेश्चन एज ए न्यूमेरिकल टाइप पूछा जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ आप लोग करते हो। देखो अपने पास में यदि कोई रिएक्शन है, जैसे फर्स्ट रिएक्शन उठाता हूँ मैं N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इन 2NH3, तो यहाँ पर क्या होगा, N2 है वो प्रोडक्ट में बदलेगा, तो N2 के विलुप्त होने की दर होगी, H2 के विलुप्त होने की दर होगी और NH3 के निर्माण की दर होगी। तो दर कैसे लिखेंगे, जो इसकी कंसंट्रेशन है उसमें समय का भाग दे देंगे। तो देखो अपने पास में क्या होगा, N2 के विलुप्त होने का वेग या की दर क्या हो जाएगी, देखो बड़े कोष्टक में लिखते हैं तो इसका मतलब होती है इसके सांद्रता। डेल क्या होता है, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, तो डेल N2 बटे डेल T, इस परिवर्तन में लगा समय। ऐसे यदि क्या लिखना है, H2 के विलुप्त होने की दर, तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे, डेल H2 बटे डेल T, इसकी सांद्रता बटे लगा समय, और NH3 के निर्माण की दर, तो ये क्या हो जाएगी, डेल कंसंट्रेशन ऑफ NH3, इसकी सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो ये क्रियाकारक और उत्पाद है, उसके संदर्भ में इनके निर्माण या विलुप्त होने की दर है। लेकिन यदि अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करना है इस दर के अकॉर्डिंग, तो किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, रिएक्शन वेग। यहाँ पर देखो N2 के पास में कोई स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नहीं है, तो सीधा क्या हो जाएगा, डेल N2 बटे डेल T। अब ये ध्यान रखना है कि ये उत्पाद है तो इसकी सांद्रता में क्या होगी, कमी, तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, माइनस का, तो क्या लगाना है, माइनस डेल N2 बटे डेल T। अब दूसरा है H2 के विलुप्त होने की दर के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 3। इसका मतलब इसका 1 मोल होगा, उसके साथ इसके 3 मोल कार्य कर रहे हैं, तो 3 मोल कार्य कर रहे हैं, तो इसका 1/3 भाग जो होगा वो क्या होगा, इसके साथ अभिक्रिया में भाग लेगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक यदि अभिक्रिया में उपस्थित होते हैं तो इसको क्या करते हैं, जो वेग पद है उससे पहले उपयोग में लिया जाता है। और कैसे उपयोग में लोगे, H2 की सांद्रता में भी कमी हो रही है, तो -1/3, मतलब इसके 1 मोल के साथ इसके 3 मोल थे, तो इसका 1 मोल यदि परिवर्तित होगा तो इसका 1/3 मोल परिवर्तित होगा। तो क्या लिखोगे, डेल कंसंट्रेशन ऑफ H2 और बटे डेल T। अब उत्पाद बन रहा है तो इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी, तो क्या लिखना होगा, प्लस। यहाँ पर माइनस और प्लस केवल उत्पाद की और क्रियाकारक की सांद्रता में कमी और वृद्धि को दर्शाते हैं, इनके कोई मान नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या लिखना है अपने को, प्लस है, NH3 है तो 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और डिवाइडेड बाई क्या लिख देना है, डेल कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और डेल T। तो इस प्रकार से कोई भी जो क्रियाकारक या उत्पाद है उसके संदर्भ में अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित किया जा सकता है। ध्यान ये रखना है, यदि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है तो उसको इस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है, मतलब 3 है तो इसको लिखा जाएगा 1/3 और 2 है तो इसको लिखा जाएगा 1/2। ये तो बात हुई अभिक्रिया वेग या औसत वेग की। यदि तात्क्षणिक वेग के रूप में लिखना है आपको तो रिएक्शन वेग बराबर यही पद रहेंगे, डेल की जगह क्या लगाना है, डी आपको लगा देना है, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बटे dt बराबर H2 के सापेक्ष लिखें तो क्या लिखेंगे 1/3, तो -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बटे dt, और प्रोडक्ट के सापेक्ष लिखें तो वृद्धि हो रही है तो +1/2 क्योंकि 2 मोल बन रहे हैं यहाँ पर, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और क्या लिखेंगे DNH3 बटे dt। तो इस प्रकार से तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित किया जाएगा। कई बार अभिक्रिया में क्या देता है, जैसे H2 के विलुप्त होने की दर दे दी, आपको अभिक्रिया दे दी, H2 के विलुप्त होने की दर दे दी और कह दिया कि अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है H2 के विलुप्त होने की दर का 1/3 जो होगा
वो इस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग होता है। जैसे बोर्ड में पूछा हुआ एक एग्जाम्पल है, अपने पास में है N2O5 और इसके यदि विघटन की बात करें तो कैसे टूटता है ये 4NO2 + O2। इसमें क्या दिया था, N2O5 के विघटन की दर देख के अभिक्रिया वेग या NO2 के निर्माण की दर पूछी थी। तो इसके निर्माण की दर क्या होगी और इसके विघटन की दर है उसके सापेक्ष क्या होगी, तो दोनों को अभिक्रिया वेग के संदर्भ में लिखा जाएगा। तो इस स्थिति में देखो रिएक्शन वेग बराबर माइनस प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, ये क्या होगा 1/2 डेल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बटे डेल टी बराबर इधर क्या लिखोगे 1/4 डेल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बटे डेल टी। अब ऐसे ही O2 के संदर्भ में देखना है तो क्या लिखोगे डेल कंसंट्रेशन ऑफ O2 बटे डेल टी। तो ये मान अपने पास में निकल कर आएंगे। अब क्वेश्चन कई बार कैसे घुमाता है ये बताता हूं मैं आपको। जैसे क्या कह दिया N2O5 के विलुप्त होने की दर, तो इसका मान अपने को दे दिया और ये पूछ लिया कि NO2 के निर्माण की दर ज्ञात कीजिए, तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक वहां पे काम में लेना है। मतलब N2O5 के विलुप्त होने की दर होगी उसका जो आधा होगा इसके बराबर होगा इसका 1/4 किसका NO2 के निर्माण की दर। तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है और फिर किसी विलुप्त होने की दर के आधार पर किसी के निर्माण की दर आपको ज्ञात करनी होती है। तो ये थी अपने पास में अभिक्रिया वेग और रिएक्शन की रस समीकरण मिति के मध्य संबंध। अब देखो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले यदि कारक देखते हैं तो कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। तो देखो फर्स्ट कारक की बात करते हैं, रिएक्शन वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट होता है अपने पास में क्रियाकारकों की सांद्रता, सेकंड होता है अभिक्रिया का तापमान, थर्ड होता है उत्प्रेरक की उपस्थिति, फोर्थ होता है क्रियाकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नेक्स्ट है क्रियाकारकों की प्रकृति और लास्ट है विकिरणों का उद्भासन। तो ये कारक ऐसे हैं जो क्या करते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रियाकारकों की सांद्रता की। अपने को अच्छी तरह से ये पता है कि क्रियाकारकों की सांद्रता प्रारंभ में अधिक है तो अभिक्रिया वेग भी अधिक होता है, समय के साथ साथ क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी होती है तो अभिक्रिया वेग में भी कमी हो जाती है। तो क्या कह सकते हैं कि जो रिएक्शन वेग होता है इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, क्या लिखोगे रिएक्टेंट, मतलब क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया के प्रारंभ में क्रियाकारकों की सांद्रता अधिक होने के कारण अभिक्रिया वेग भी अधिक होता है और समय के साथ साथ क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी होने के कारण अभिक्रिया वेग में भी कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तापमान। देखो ये इंपॉर्टेंट कारक है, इसमें ओरेनियस का सिद्धांत आएगा, उसको अपन आगे समझेंगे, इसमें ताप गुणांक भी आएगा, इसका फैक्टर भी आएगा। तो अभी तो अपन सीधे से ये बात देखते हैं कि अभिक्रिया, देखो आपने इक्विलिब्रियम जो लेसन था 11th में उसमें पढ़ रखा है उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। अपन ने देख रखा है कि साम्यावस्था यदि है तो उस स्थिति में उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं तापमान से अलग अलग प्रकार से प्रभावित होती है। लेकिन यदि किसी अभिक्रिया की बात करें तो उष्माशोषी हो चाहे उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो, तापमान बढ़ाने पर सामान्यतः उसके वेग में क्या हो जाती है वृद्धि। और मेनली क्या होता है, यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन तापमान बढ़ाते हैं तो वेग जो होता है अभिक्रिया का वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ता है, 2 से 3 गुना। इसकी व्याख्या लेसन के अंत में आएगी। संघट्ट सिद्धांत होता है टक्कर सिद्धांत। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ
किससे कर सकते हैं इसकी व्याख्या? संघट्ट सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत से। और ये क्या कहता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्रियाकारक जो होते हैं उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनके मध्य क्या बढ़ जाती है? टक्करें। टक्करें बढ़ने के कारण सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। तो संघट्ट सिद्धांत के अकॉर्डिंग व्याख्या क्या कर रहे थे? क्रियाकारकों की क्या बढ़ती है? सबसे पहले गतिज ऊर्जा, जिससे क्या बढ़ती है? इनके मध्य टक्करों की संख्या। और टक्करों की संख्या जब बढ़ती है तो क्या होता है? जो सक्रिय अणु हैं इनकी संख्या बढ़ती है, क्योंकि सक्रिय अणु ही जो होते हैं वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर चाहे अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो चाहे क्षेपी हो, अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। पर साम्य जो होता है अलग अलग प्रकार से प्रभावित होता है, जो आपको 11th में बता रखा है। देखो उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक आप लोगों को बता रखा है। ऐसे बाह्य पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है? वृद्धि। कारण क्या होता है? उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को कम सक्रियण ऊर्जा का एक नया पथ प्रदान करते हैं। जैसे एस्टर के जल अपघटन की बात करें, CH3COO2H5 एथिल एसीटेट है। सामान्य परिस्थितियों में इसका जल अपघटन नहीं होता है, लेकिन यदि माध्यम कैसा हो? अम्लीय, तो इसका जल अपघटन शीघ्रता से हो जाता है। C2H5 है, ये O नेगेटिव निकलेगा तो इससे H पॉजिटिव जुड़ जाएगा और इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा? OH। क्या बनेगा? CH3COOH एसिटिक एसिड बनेगा और क्या बनेगा? C2H5OH एथेनॉल बनेगी। इसका एग्जाम्पल आपको पहले भी दे रखा है मैंने पृष्ठीय रसायन में। तो वही चीज़ है कि उत्प्रेरक क्या करता है? कम सक्रियण ऊर्जा का नया पथ प्रदान करता है, जिससे अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न हो जाती है। इसका एक ग्राफ भी आप लोगों को बता रखा है। अभिक्रिया की जो प्रगति थी उसके मध्य और किसके मध्य लिखा जाता है? जो तापमान है उसके मध्य अपन क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं। तो तापमान या सांद्रता के मध्य, तो इस प्रकार से अपने को अलग अलग वक्र प्राप्त हुए थे। ये स्पष्ट कर रखा है मैंने। जो नीचे वाला था ये किसकी उपस्थिति में था? कैटलिस्ट जो होता है उसकी उपस्थिति में था, और ये इसकी अनुपस्थिति में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सरफेस केमिस्ट्री में अच्छी तरह से बताई हुई हैं। बस ये ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया को कम सक्रियण ऊर्जा का नया पथ प्रदान करता है, जिससे अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न हो जाती है। अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो सांद्रता बढ़ी तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ा, तापमान बढ़ा तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ा, और उत्प्रेरक मिलाया तो भी क्या होता है? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। यदि क्रियाकारक ठोस अवस्था में है तो उस स्थिति में क्रियाकारक का आकार जितना छोटा होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा। ये आपको सरफेस केमिस्ट्री में मैंने बता रखा है एडजॉर्बेशन एब्जॉर्बेशन में। तो जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो अणुओं के मध्य क्रिया अधिक होगी, क्रिया अधिक होगी तो उत्पाद सरलता से बन जाएंगे। तो क्या कह सकते हैं कि यदि जो ठोस क्रियाकारक है उसका आकार छोटा होता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और आकार यदि बड़ा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण अभिक्रिया वेग भी क्या रहेगा? कम रहेगा। क्रियाकारकों की प्रकृति देखो, कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है? पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, तब जाके रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का निर्माण होना ये किस पर डिपेंड करता है? क्रियाकारक की प्रकृति पर। तो क्या कह सकते हैं कि क्रियाकारक की प्रकृति, जितने सरलता से पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध बनेंगे अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तो क्रियाकारक की प्रकृति से भी अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, क्योंकि अभिक्रिया में क्या होते हैं? पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। जैसे अपने पास में नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, इसके यदि ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये सरलता से हो जाता है NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये सरलता से नहीं होता है, मंद गति से होता है। ये हो जाता है तीव्र गति से, जबकि ये होता है मंद गति से। तो ये किस पर डिपेंड करता है? जो क्रियाकारक था उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। विकिरणों का उद्भासन देखो, जो उच्च ऊर्जा वाले या तो दृश्य क्षेत्र या फिर
पराबैंगनी क्षेत्र के जो फोटोन होते हैं वो क्या करते हैं, पुराने बंधों को शीघ्रता से तोड़ देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो विकिरणों की उपस्थिति में सरलता से संपन्न हो जाती हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि उच्च ऊर्जा वाले जो दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र के जो फोटोन होते हैं ये क्रियाकारकों के मध्य उपस्थित बंधों को सरलता से तोड़ देते हैं, जिससे वे सरलता से नए बंधों का निर्माण करते हैं और उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, जैसे अपने पास में क्या है H2+Cl2। यदि अंधेरे में देखें तो यह अभिक्रिया कौन सी गति से संपन्न होंगी, मंद से। लेकिन दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तीव्र वेग से या तीव्र गति से संपन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो विकिरणें होती हैं ये भी क्या करती हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती हैं। तो ये था अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक।